हेलो डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, सुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। शाम पेरा मेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आइए हमारे साथ, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, जो है ब्लड। ब्लड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो सीवीएस सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है, वो हमारा टॉपिक सीवीएस के बारे में हो गया था। उसके बारे में काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अब आज हम सीवीएस के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा ब्लड। ठीक है, तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए लगातार, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे ब्लड के बारे में। तो ब्लड ब्लड की जो स्टडी होती है, ब्लड की स्टडी किस में की जाती है? हेमेटोलॉजी में। हेमेटोलॉजी में ब्लड की स्टडी की जाती है। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड, इसको क्या बोलते हैं हम? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। हेमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। हेमेटोलॉजी में हम ब्लड और ब्लड से रिलेटेड ब्लड के जो भी कंपोनेंट होते हैं, जिससे इससे भी ब्लड मिलकर बना होता है, उन सभी कंपोनेंट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। किसमें? हेमेटोलॉजी में। अब बेसिक पॉइंट्स की बात करें ब्लड के रिगार्डिंग, तो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ब्लड में कि ब्लड क्या होता है? ब्लड ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड की डेफिनेशन की बात करें, ब्लड क्या होता है? खास कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज द false connective tissue। क्या होता है ब्लड? एक फास्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक टिश्यू तो होते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन ये क्या होता है? हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? फास्ट कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करें कि ब्लड, इसका कलर कैसा होता है ब्लड का? कलर की बात करें तो इसका क्या होता है? रेड कलर होता है। रेड कलर किस वजह से देखने को मिलता है? रेड कलर होता है इसकी प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की वजह से ब्लड का रेड कलर देखने को मिलता है। और आरबीसी रेड क्यों होती है? इसमें क्या पाया जाता है? हीमो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये किसकी वजह से रेड होती है? प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी रेड होती है। और हीमोग्लोबिन का कलर किस वजह से रेड होता है? हिम की वजह से। हिम जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ हिम, हिम की वजह से क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है दोस्तों। ठीक है। पीएच की बात करें, ब्लड का पीएच कितना होता है नॉर्मल? 7.35 टू 7.45 ब्लड का क्या होता है? नॉर्मल पीएच होता है। ये क्या होता है? इसका नॉर्मल पीएच होता है 7.35 से 7.45। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट, ये हमारा कितना अमाउंट पाया जाता है ब्लड का हमारी बॉडी में? अकॉर्डिंग टू 70 kg वेट की बात करें, अगर किसी पर्सन का 70 kg वेट है तो उसमें कितना ब्लड पाया जाएगा? अमाउंट की बात करें तो हमारे जो 70 kg पर्सन की बात करें तो उसका 7 to 8% बॉडी वेट का क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। मान लो उसका 70 kg वेट है, तो 70 का 7 to 8% क्या होगा उसका? जो 70 का 7 to 8% है, वो क्या होगा उसका? ब्लड वॉल्यूम होगा। कितना आएगा? 7 to 8% ब्लड वॉल्यूम, लगभग 5 लीटर के समथिंग आएगा। ब्लड है, लिक्विड है, इसलिए किसमें बात करेंगे? लीटर में। किसमें आएगा? कितना आएगा? 5 लीटर के समथिंग हमारा जो होता है अमाउंट होता है ब्लड का, 70 kg वेट वाले पर्सन में।
जिसमें ज़्यादा वेट होता है, कम वेट होता है, उसके हिसाब से वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है माय डियर। ये बात कर लिया हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। कलर जो होता है, जो हीमोग्लोबिन, आरबीसी और हिम की वजह से क्या होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। अमाउंट की बात करें तो 5 लीटर के समथिंग अमाउंट होता है हमारी बॉडी में। और पीएच की बात करें तो 7.35 टू 7.45 हमारा पीएच पाया जाता है ब्लड का। ठीक है माय डियर। अब बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशंस के बारे में, कि ब्लड किस किस से मिलकर बना होता है। देखिए, अगर हम ब्लड को किसी ट्यूब में ले, जो हमारी वाइल होती है सैंपल कलेक्शन की, अगर उसमें हम कलेक्ट करें हमारे ब्लड सैंपल को, तो उसमें हमें किस किस तरीके से उसके पार्टीशन या डिवाइडेशन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हम ईडीटीए वाइल। अगर हम ईडीटीए वाइल में सैंपल लेते हैं, तो ईडीटीए वाइल में हमें हमारा मान लो हमने इस तरीके से क्या ले लिया, ब्लड ले लिया। ठीक है, ईडीटी वाइल में वो ईडीटी वाइल में हमने ब्लड ले लिया, तो हमारा जो ब्लड है, ऊपर की साइड हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, और नीचे की साइड हमारी हो जाएगी ब्लड सेल्स। नीचे की साइड हमारी क्या बैठ जाएगी, जो ब्लड सेल है हमारी, वो बैठ जाएगी दोस्तों। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी है, वो ब्लड सेल है, जो हमारी प्लेटलेट है, और नीचे की साइड डिपॉजिट हो जाएगी। और प्लाज्मा क्या रह जाएगा, ऊपर। और प्लाज्मा में क्या क्या होता है, हमारे प्लाज्मा क्या होता है, हमारे प्रोटीन से मिलकर बना होता है प्लाज्मा। ठीक है, इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगर इसमें प्रोटीन है तो इसको क्या बोल जाएंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। अगर हम इसको प्रोटीन को सेपरेट कर लेते हैं, तो इसमें क्या बचता है, हमारा सीरम बचता है। ओनली क्या बचता है, सीरम बचता है। तो इस तरीके से हमारी ये होती है। इसमें ऊपर की साइड जो होती है, नीचे डिपोजिशन होती है जो सेल, उसमें सबसे ऊपर होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, फिर आती है हमारी आरबीसी, और सबसे नीचे होती है हमारी प्लेटलेट वगैरह, है ना, जो भी अदर सेल होती है। प्लाज्मा की बात करें तो ये होता है हमारा 55%। जो भी ब्लड का वॉल्यूम है, उसमें 55% कितना आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा। और 45% हमारी क्या आ जाएगी, ब्लड सेल आ जाएगी। 45% क्या आ जाएगा, हमारा ब्लड सेल आ जाएगा। तो ये थी हमारे ईडीटीए वायल की बात। अगर हम प्लेन वायल में सैंपल लेते हैं, फ्लोट एक्टिवेटर जो वायल होती है हमारी प्लेन, जो रेड कलर की कैप होती है उसकी, अगर उस वायल में हम सैंपल लेते हैं, तो हमारा क्या क्या डिवाइडेशन होगा, ऊपर हमारा क्या रह जाएगा उसमें, ऊपर की साइड बात करें हम, जहाँ हमारा प्लाज्मा था, उसमें हमारे फ्लोटिंग एक्टिवेटर में क्या हो जाता है, सीरम बच जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बच जाता है, सीरम बच जाता है। इसमें जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ऊपर की साइड हमारा बच जाता है सीरम, वही 55%। और नीचे की साइड हमारी आ जाती है ब्लड सेल्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी प्लेन वायल की बात और ईडीटी वायल की बात। ईडीटी की बात करें तो इसमें हमारे क्या क्या मिलेगा, हमें प्लाज्मा मिलेगा और ब्लड सेल मिलेगी। प्लेन वायल की बात करें तो हमें इसमें सीरम मिलेगी और ब्लड सेल मिलेगी। जो भी सीरम टेस्ट है, जो भी सीरम से रिलेटेड टेस्ट है, वो हमारे किस में किए जाते हैं, प्लेन वायल में किए जाते हैं। और जो भी हमारे कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह होते हैं, ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट की बात की जाती है, तो वो हमारे किस में आते हैं, ईडीटी वायल में चेक किए जाते हैं दोस्तों। सीरम से रिलेटेड कोई भी टेस्ट होगा, वो हमारा प्लेन वायल में लिया जाएगा। अब बात करें ब्लड के कंपोजिशन की या इसके कंपोनेंट्स की। देखिए, अभी हमने सेपरेट किया ब्लड, क्या क्या मिला हमें। ब्लड सेल की बात करें, ठीक है, ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल में क्या क्या आएंगे। ब्लड सेल में हमारी सेल कौन कौन सी होती है, आरबीसी सेल होती है, डब्ल्यूबीसी सेल होती है, प्लेटलेट होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक बात करें पीसीवी, क्या होता है पीसीवी ब्लड में, पैक्ड सेल वॉल्यूम होती है। जो भी हमारा ब्लड का अमाउंट है, जितना भी हमने ब्लड लिया है, उसमें
उसमें जो आरबीसी का अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो परसेंट में जो भी अमाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पीसी बोलते हैं। मान लो हमने 10 ml या 10 ml ब्लड लिया, उसमें जितना भी परसेंट आरबीसी का अमाउंट है वो क्या होगा, हमारा पीसीबी होगा। ठीक है दोस्तों। सिरा हमने बता दिया। प्लाज्मा में से हम क्या कर लेंगे, क्लोटिंग जो प्रोटीन होते हैं फिब्रिनोजन, उनको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, सीरम बच जाएगा। कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ब्लड का दो चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या, एक तो होती है ब्लड सेल और दूसरी होती है प्लाज्मा। एक होती है हमारी ब्लड सेल, दूसरी होती है हमारी प्लाज्मा। ब्लड सेल की बात कर लेते हैं पहले। ब्लड सेल में कौन कौन सी सेल आती है हमारे, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है दोस्तों। अब रेड ब्लड सेल की बात करें तो इसका अमाउंट हमारा कितना होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है दोस्तों, इतना अमाउंट हमारा क्या होता है, आरबीसी का हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। और फीमेल की बात करें तो 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ये हमारा किस में पाया जाता है, मेल में। और ये हमारे किस में पाया जाता है, लगभग फीमेल की बात हो जाती है दोस्तों। मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन पाया जाएगी, और फीमेल की बात करें तो 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम पाई जाएगी दोस्तों। इसके फंक्शन की बात करें तो आरबीसी हमारी क्या काम करती है, मेनली मेनली ये रेस्पॉन्सिबल होती है ब्लड गैसेज एक्सचेंज के लिए। रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड गैसेज एक्सचेंज। ब्लड गैसेज एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है डियर। आरबीसी की 5 लीटर जो हमारी ब्लड की वॉल्यूम होती है, उसमें आरबीसी की बात करें तो आरबीसी भी हमारी इसमें कितनी पाई जाती है, 5 लीटर ब्लड में कितनी पाई जाती है, नॉर्मल 25 × 10⁻12। कितनी हमारी 5 लीटर ब्लड में 25 × 10⁻12, ये हमारी क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है ब्लड में। या नॉर्मली हम इसको मिली उसमें बात करें, मिलियंस में बात करें तो कितनी पाई जाती है, 4.5 से 5.5। ये हो गई हमारे आरबीसी की बात। इसकी जो हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन है वो वन बाय वन पढ़ेंगे, आरबीसी के साइज शेप के बारे में। ठीक है, अभी हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, जो बेसिक बेसिक पॉइंट है वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी सेल पाई जाती है हमारे ब्लड में। डब्ल्यूबीसी सेकंड सेल पाई जाती है हमारी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, हमारा फंक्शन क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का। जो भी हमारे ब्लड में जो भी बीमारी से लड़ने के लिए, किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। सेकंड सेल कौन सी होती है हमारी, डब्ल्यूबीसी होती है। उसको क्या बोलते हैं, सेकंड ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कितना होता है, इसका अमाउंट होता है 4 से 11,000। 4 से 11,000 नॉर्मल इसका अमाउंट होता है दोस्तों। 4,000 से 11,000 इसका नॉर्मल अमाउंट होता है। जब लूको की बात करें, इसको ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं, तो लूको का मतलब होता है कलरलेस। डब्ल्यूबीसी का कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होती है। तो ल्यूको की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है,
कलरलेस। इसकी अमाउंट कितना होता है हमारे ब्लड में, 4 से 11,000 पर क्यूबिक एम एल। ठीक है दोस्तों, और ये काम क्या करती है, हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड का या प्रोटेक्शन का काम करती है हमारे बॉडी में। इम्यूनिटी प्रोवाइडेशन का काम करती है दोस्तों। या फिर बोले इसको डिफेंस मैकेनिज्म मैकेनिज्म का काम करती है। इसको सोल्जर ऑफ द ब्लड भी ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। क्या काम करती है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। तो डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है हमारे ब्लड की। इसमें कुछ भी अगर वेरिएशन आता है तो हमें जो भी हमारा इन्फेक्शन होता है वो बहुत जल्दी अटैक करता है। अब बात करें थर्ड सेल के बारे में, कौन सी होती है थर्ड सेल, प्लेटलेट। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट। प्लेटलेट की जो नंबर की बात करें तो हमारे प्लेटलेट कितनी देखने को मिलती है, 1.5 लाख से 4 लाख। 1.5 लाख से 4 लाख हमारी जो नॉर्मल इसका प्लेटलेट का क्या होता है, हमारे ब्लड में अमाउंट होता है। 1.5 लाख से कम और 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्या होती है, हमारी नॉर्मल काउंट होते हैं किसके, प्लेटलेट के। प्लेटलेट हमारा मेन फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट का, ये ब्लड क्लोटिंग में काम करती है। किसका काम करती है, ब्लड क्लोटिंग। इसमें कुछ क्लोटिंग एक्टिवेटर पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोटिंग एक्टिवेटर कौन कौन से, हमारे फिब्रिनोजन है, कैल्शियम है। ठीक है, इस तरीके से इसमें कुछ क्लोटिंग एक्टिवेटर पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड क्लोट का कार्य करते हैं। तो उसको कौन सी सेल में इंक्लूड होते हैं, वो प्लेटलेट्स में। ठीक है, तो ये हमारी होगी तीनों सेलों की बात, इनमें हम डीपली डिस्कशन करेंगे आगे। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। ठीक है, प्लाज्मा में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं, 8 से 10%। प्लाज्मा किस किस से मिलकर बनता है, सॉलिड और वाटर। वाटर कितना होता है, 80 से 81%, सॉरी 90 से 91%। 90 से 90% के लगभग क्या होता है हमारा, वाटर होता है। और सॉलिड कितना होता है, 9 to 10%। नाइन टू 11% क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है। अब सॉलिड में क्या क्या चीजें होती है, सॉलिड में हमारे दो चीजें पाई जाती है, एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक में बात करें तो हमारे जो भी कार्बोहाइड्रेट, फेट, विटामिन, मिनरल जो भी होते हैं वो किसमें आ जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। कार्बोहाइड्रेट, फेट, विटामिन, मिनरल, ये किसमें आ जाएंगे, हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे आ जाएंगे जो भी हमारे, इनऑर्गेनिक मतलब जो भी हमारे जो पोटेशियम है। ठीक है, जो पोटेशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, वो हमारे किस में आ जाएंगे,
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ जाएंगे। जो भी आयन है, सारे आयन हमारे इसमें आ जाएंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो ये हो गई हमारे प्लाज्मा की बात। अब प्लाज्मा में एक क्या पाए जाते हैं, हमारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, किसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल और प्रोटीन्स, एंजाइम, हार्मोन, सारे किसमें पाए जाते हैं, हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो ऑर्गेनिक में जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्लाज्मा प्रोटीन की बात की जाए तो प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। दो तरीके के इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो होता है मेजर प्रोटीन और एक होते हैं माइनर प्रोटीन। मेजर और माइनर प्रोटीन। मेजर में हमारे आते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। पहला कौन सा आता है, एल्बुमिन, दूसरा आता है ग्लोबुलिन, थर्ड आता है हमारा फिब्रिनोजन। ठीक है दोस्तों, एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है और फिब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। अब एल्बुमिन कितना पाया जाता है हमारा, लगभग 4 to 6 ग्राम प्रेजेंट। जो भी हमारा प्रोटीन का परसेंटेज है उसमें 4 to 7 ग्राम हमारा क्या पाया जाता है, एल्बुमिन पाया जाता है। 4.7 ग्राम हमारा एल्बुमिन पाया जाता है, 2.3 ग्राम हमारा ग्लोबुलिन पाया जाता है और फिब्रिनोजन 0.3 ग्राम पाया जाता है। इतने इतने हमारे ये एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन प्रोटीन्स पाए जाते हैं दोस्तों। माइनर प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे एंजियोटेंसन, एंजियोटेंसन, एंजियोटेंसन प्रोटीन और क्लोटिंग फैक्टर। माइनर की बात करें तो इसमें आते हैं हमारे एंजियोटेंसन, एंजियोटेंसन फैक्टर और प्रोटीन फैक्टर, सॉरी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हमारे जैसे कि कैल्शियम, इसमें कैल्शियम इंक्लूड नहीं किया जाता है एक्सेप्ट कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात। एल्बुमिन प्रोटीन की बात करें अब हम, तो एल्बुमिन प्रोटीन होता है जो हमारा रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या होता है, मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, एल्बुमिन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। एल्बुमिन के द्वारा क्या किया जाता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या किया जाता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा, एल्बुमिन के द्वारा। अगर एल्बुमिन की वैलिड इसमें वॉल्यूम में अगर हमारी दिक्कत आती है, कोई वेरिएशन आता है, तो हमें एडिमा देखने को मिलता है। बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, एडिमा। एडिमा देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर की बात करें ब्लड की तो वो होता है हमारा 36 mm of Hg। ठीक है, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा जो मेंटेन ब्लड प्रेशर, जो मेंटेन किया जाता है ऑस्मेटिक प्रेशर, वो कितना किया जाता है, 28 mm of Hg।
प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा 28 ऑफ Hg मेंटेन किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है दोस्तों। और ए- उसमें भी अगर प्लाज्मा प्रोटीन में भी हम एल्बुमिन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एल्बुमिन के द्वारा कितना ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है? 21। 28 में से भी कितना एल्बुमिन के द्वारा कितना कर लिया जाता है? 21 ऑफ Hg एल्बुमिन के द्वारा प्रेशर मेंटेन किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम ग्लोबुलिन की। ठीक है, ग्लोबुलिन में हमारा क्या होता है? प्रोटीन होता है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। ये कितना पाया जाता है? 2.3 ग्राम। 2.3 ग्राम ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जो भी हमारे ब्लड सेल की जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो सेल जो एंटीबॉडीज होती है, जो जो भी हमारा कोई भी इन्फेक्शन का अटैक होता है हमारी बॉडी में, उससे अगेंस्ट जो फाइट करती है, जो सेल फाइट करती है, उसको बनाने का काम कौन करता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रोटीन करता है दोस्तों। ठीक है, क्या काम करता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है दोस्तों, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए यह हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करें हम इसमें फिब्रिनोजन की। थर्ड जो प्लाज्मा प्रोटीन था हमारा, वो कौन सा था? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन 0.3 ग्राम पाया जाता है हमारा। और ये हमारे क्या होता है? क्लोटिन प्रोटीन होता है। क्लोटिन प्रोटीन होता है, क्लोटिन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या होता है? फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस हो जाता है दोस्तों। थर्ड पॉइंट की बात करें हमारा, फिब्रिनोजन कितना पाया जाता है? 0.3 ग्राम पाया जाता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? ब्लड क्लोटिंग के लिए। इसमें क्या होता है? जो हमारा फिब्रिनोजन होता है वो क्लोटिंग के टाइम पे किसमें चेंज हो जाता है? फिब्रिन में चेंज हो जाता है। फिब्रिनोजन चेंज इन फिब्रिन। और फिब्रिन में चेंज होते ही हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है दोस्तों। ये जो फिब्रिनोजन होता है ये सोल्यूबल होता है किसमें? प्लाज्मा में। सोल्यूबल इन प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, फिब्रिन क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है। ठीक है दोस्तों, फिब्रिन होता है इनसोल्यूबल होता है और फिब्रिनोजन होता है जो सोल्यूबल होता है। वो इनसोल्यूबल होने की वजह से क्या होता है? पार्टिकल्स बन जाते हैं और क्लॉट हो जाता है ब्लड। ये हो गए हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात। एक चर्चा कर लेते हैं हम, छोटा सा टॉपिक है ओस्मोसिस। जो भी हमारे एल्बुमिन प्रोटीन्स होते हैं, जो भी इनके प्रेशर होते हैं, वो किस तरीके से मेंटेन होते हैं, किस तरीके से प्रेशराइज होते हैं, ब्लड में कितना प्रेशर लगता है, किस तरीके से जो प्रेशर है ब्लड का वो मेंटेन होता है प्रोटीन्स के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं हम ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस का होता है
जब दो सॉल्यूशन क्या होंगे, दो सॉल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशन में रखे हुए हैं पास पास, उसमें क्या होती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जहाँ से जो सोल्यूबल होते हैं, जो कंटेंट होते हैं वो, या फिर जो वाटर सोलवेंट होता है, वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अपनी, ट्रांसफर कैसे करते हैं, कम कंसंट्रेशन से, सॉरी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कहा जाते हैं, कम कंसंट्रेशन की तरफ प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा ओस्मोसिस होता है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। मान लो इसमें हमारा, हमने कोई भी पार्टिकल ऐड किया, इसमें हमने 20 ग्राम कोई भी पार्टिकल ऐड किया इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नंबर 1, और ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। हमने कोई भी इसमें 20 ग्राम पार्टिकल ऐड किए, और इसमें हमने कितने किए, 10 ग्राम हमने क्या किया, पार्टिकल ऐड किए। अब जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन 1 में, इसमें कितने पार्टिकल्स, 20 ग्राम्स है, तो इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें कंसंट्रेशन कम है, तो ओस्मोसिस का सिद्धांत क्या बोलता है, लो कंसंट्रेशन से मोलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं किस तरफ, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, वो हमारा क्या होता है, ओस्मोसिस होता है। ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ एक्टिविटी करते हैं या फिर ट्रांसफर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस होते हैं। इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जहाँ से ट्रांसफर करते हैं। अब सेमी परमेबल होनी चाहिए, मतलब कुछ सेमी परमेबल का मतलब है कुछ पार्टिकल्स को तो ये ट्रांसफर कर लेती है और कुछ को नहीं कर पाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल। ठीक है दोस्तों, यह हो गया हमारा ओस्मोसिस। अब ओस्मोटिक हिमोलाइसिस, अगर ओस्मोसिस अगर ब्लड में हो रहा है, अगर ब्लड की बात करें, तो देखो ब्लड की जो सेल है, हम उस पर आरबीसी है, आरबीसी पे अगर ओस्मोसिस की बात करें, तो ये है हमारा सॉल्यूशन एक, इसमें क्या डाल दिया हमने, आरबीसी डाल दी। दूसरे सॉल्यूशन की बात करें, इसमें भी क्या है, आरबीसी है। तीसरे सॉल्यूशन में भी क्या है, आरबीसी है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूशन डालेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन हमारे कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब इसमें सोलवेंट और सोलवेंट और जो हम हमारे होते हैं, सॉल्यूशन और सोलवेंट क्या है, सेम क्वांटिटी में, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। और अगर हमारा सोलवेंट ज़्यादा है, क्या है, सोलवेंट ज़्यादा है और सॉल्यूशन कम है, सोलवेंट ज़्यादा है और सॉल्यूशन क्या है, कम है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। अगर सोलवेंट कम है, सोलवेंट क्या है, कम है और सॉल्यूशन ज़्यादा है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। सोलवेंट कम मतलब हाइपो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। अब बात करें ब्लड की, अगर हम इसमें मान लो किसी भी अगर हमारे ब्लड हमारे जो फ्लूइड है ब्लड में, वो आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या हाइपोटोनिक है, उसमें हमारी आरबीसी किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से उस पर असर पड़ते हैं सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सोलवेंट और सॉल्यूशन सेम है, आरबीसी सेम है, सोलवेंट उसके इक्वल है, तो क्या होगा, आरबीसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आरबीसी जैसी थी वैसी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, साइज रिमेन सेम, साइज क्या होगी आरबीसी की, सेम रहेगी।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, अब ओस्मोसिस का सिद्धांत क्या बोलता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। अगर हमारे सोल्वे इस डिब्बे में हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है, और आरबीसी में क्या है, लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हमारा सिद्धांत क्या बोलता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और सोलवेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो आरबीसी क्या हो जाएगी हमारी, श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो लो कंसंट्रेशन से सोलवेंट कहाँ मूवमेंट करेंगे, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो हमारी आरबीसी जो क्या हो जाएगी, इसमें श्रिंकेज हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारी आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आरबीसी श्रिंकेज। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और जो हमारा सोलवेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाइपरटोनिक है, मतलब कि सोलवेंट सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो लो कंसंट्रेशन से इसके मोलिकुल हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएंगे, आरबीसी से सोलवेंट में आ जाएंगे, तो आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, हाइपो मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मोलिकुल क्या करेंगे, गति करेंगे। तो आरबीसी यहाँ क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, आरबीसी स्वेल देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। आरबीसी इस तरीके से स्वेल देखने को मिलेगी। स्वेल आरबीसी सीन। तो ये हो गए हमारे ओस्मोसिस की बात। ओस्मोसिस में तीन तरह के कंसेप्ट सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में हमारा सोलवेंट और सॉल्यूशन है उसकी सेम क्वांटिटी होती है। तो हमारा इस पे जो हमारी जो भी सेल होती है उसमें, सॉल्यूशन में, उस पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक में क्या हो जाती है, सेल श्रिंक हो जाती है। हाइपर मतलब ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, तो आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, हाइपोटोनिक मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन है, तो इसमें जो बचे हुए मोलिकुल है वो भी कहाँ चले जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और आरबीसी क्या हो जाएगी हमारी, श्रिंक, स्वेल हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब सॉल्यूशन की बात करें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं हमारे, आइसोटोनिक होते हैं हमारे एनएस, जो नॉर्मल सेलाइन होता है, नॉर्मल सेलाइन होता है आइसोटोनिक। आरएल ले लो, आरएल भी क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। और D5%, ये क्या होते हैं हमारे, आइसोटोनिक फ्लूइड होते हैं, ठीक है। इनको हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारे जो सेल है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉर्मल होते हैं ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। अगर हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, लो हो रही है, ठीक है, अगर हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, लो हो रही है, तो हम उसमें क्या देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं हमारे, D10, D25 और मैनिटोल। इसमें आ जाएगा हमारा D10%, D25%, DNS, ठीक है। इसमें देखो मोलिकुल्स कितने हाई है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। डीएनएस है, इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी सोडियम क्लोराइड होते हैं ज़्यादा अमाउंट में। और एक ले लो मैनिटोल, इसमें भी ज़्यादा मोलिकुल होते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे, हाइपर कंसंट्रेशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और हाइपोटोनिक, हाइपो की बात करें तो इससे कम हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल जो होते हैं D5% इससे कम हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएंगे हमारे 0.04% सॉल्यूशन, जो कि होते हैं हमारे NaCl। 0.04% NaCl किस में आ जाएगा हमारा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ब्लड जो फ्लूइड है वो चढ़ाए जाते हैं।